बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर टॉपिक इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनको वाटर और सोल्यूट को बैलेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट। तो क्योंकि ये अगर इनकी बॉडी सेल में पानी ज़्यादा भी होगा तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते, अगर सेल में से पानी ज़्यादा निकल भी गया तो भी ये सर्वाइव नहीं कर पाते। तो डेट्स वाई इनको अपने वाटर और सोल्यूट को बैलेंस रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए दो अप्रोचेज़ होती हैं, एक है ऑस्मो कन्फर्मर और दूसरी है ऑस्मो रेगुलेटर। तो अगर हम ऑस्मो कन्फर्मर की बात करें तो ये वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक होता है टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इनको ज़रूरत नहीं होती कि अपने इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करें, इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक करें या अपना अंदर का जो इन्वायरमेंट होगा उसको मेंटेन करें। तो यहाँ से अगर आपको समझ आए तो ये फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या है, वो आइसोटोनिक है। अब क्या होगा कि आइसोटोनिक एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों आइसोटोनिक होंगे, मीन के सेम सेम होंगे। अब वाटर जितना वाटर अंदर जा रहा है उतना वाटर बाहर भी रिलीज़ हो रहा है, और जितना सॉल्ट अंदर जा रहा है उतना सॉल्ट बाहर भी रिलीज़ हो रहा है। डेट्स वाई इनको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि अपने बॉडी के बैलेंस को, वाटर को क्या करें, मेंटेन करें, ठीक है। और इस वजह से सेल के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी चीज़ बाहर जा रही है उतनी चीज़ आ रही है, इस वजह से सेल के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी हैग फिश की, और जितने भी मेरी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेटर्स की, तो ऑस्मो रेगुलेटर्स वो वाले एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी फ्लूइड आइसोटोनिक नहीं होता या फिर डिफरेंट होता है टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इस वजह से इनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनको सामना करना पड़ता है विद डिफरेंट इन्वायरमेंट, जिनके जो ऐसा इन्वायरमेंट जिसके अंदर चेंज होता है, या तो वो हाइपरटोनिक होता है या फिर वो हाइपोटोनिक होता है। तो हाइपरटोनिक होगा या फिर हाइपरटोनिक होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के सॉल्ट और सोल्यूट को, वाटर और सोल्यूट को मेंटेन करते हैं, तो इनको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर मैं बात करूँ ये ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करेगा, अगर इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो क्या होगा, इसका इंटरनल इन्वायरमेंट, अपना बॉडी का इन्वायरमेंट क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ इस ऑर्गेनिज्म की, तो इसका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है, और इसका अपना इन्वायरमेंट क्या होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होगा। तो डेट्स वाई क्या होगा कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए इनको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। इनको ज़रूरत होती है कि ये करें, अपना जो इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट है उसको मेंटेन करें, उसको एडजस्ट करें। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है प्रोटोजोन की, और जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो नेक्स्ट आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन वाटर। तो अब हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट में कैसे होती है, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म की क्या क्या एडॉप्टेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरीन वाटर की। तो मेरीन वाटर का आपको पता है कि मेरीन वाटर में क्या होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। जब भी हाइपरटोनिक वर्ड यूज़ होगा, डेट्स मीन के सॉल्ट कंसंट्रेशन उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा, ठीक है। तो वो फिशेज़ क्या करती हैं, अपने बॉडी में लोअर सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं। तो अब इनको मेंटेन करने के लिए क्या होगा, कुछ स्ट्रक्चर चाहिए होंगे, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं इनके पास, किडनी होती है और रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं। अब किडनी के थ्रू ये क्या करेंगे, अपने सॉल्ट को जो ज़्यादा होगा, एक्सेस सॉल्ट होगा बॉडी के अंदर, उस सॉल्ट को एक्सीड करेंगे थ्रू गिल्स। तो ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा कि मेरीन वाटर फिशीज़ में किडनी सॉल्ट किसके थ्रू एक्सीड करती हैं, यूरिन के थ्रू और गिल्स के थ्रू। तो आपने आंसर करना होगा गिल्स के थ्रू एक्सीड करती हैं, ठीक है। इसी तरह इनके पास स्पेशलाइज रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि बने ही किसके लिए होते हैं, सॉल्ट एक्सीडिंग ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो बने ही किसके लिए होते हैं, सॉल्ट को एक्सीड करने के लिए। तो अगर डायग्राम से आप लोग समझो तो ऐसी फिशेज़ क्या करती हैं, जब पानी इनकी बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली पानी के अंदर क्या है, सॉल्ट ज़्यादा है, तो इनकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बॉडी में सॉल्ट को कम कैसे करेंगी, वो करेंगी बाय द रिलीजिंग ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब ये क्या करेंगी, रिलीज द सॉल्ट एक्टिवली। एक्टिवली से मुराद क्या होगा कि अब सॉल्ट कम से ज़्यादा की तरफ, क्योंकि बाहर सॉल्ट क्या है, ज़्यादा है। जब सॉल्ट ज़्यादा से कम की तरफ आएगा तो वो किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। जब चीज़ें कम से ज़्यादा की तरफ आती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी यूज़ होती है। तो इन फिशेज़ को क्या करना पड़ता है, एनर्जी मेहनत करनी पड़ती है। ये क्या करते हैं, एनर्जी खर्च करके सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। और एक और ये काम करती हैं, ये क्या करती हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। कंसनट्रेटेड यूरिन को रिलीज़ करती हैं, जिसमें क्या होता है, कंसनट्रेटेड यूरिन होता है जिसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वाटर कंसनट्रेशन कम होती है, ठीक है। वाटर कम होता है, सॉल्ट ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब इनमें कुछ फिशेज़ ऐसी होती हैं जिनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, ठीक है, जैसा कि शार्क है।
उनका इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक से मुराद क्या होगा, उनके अंदर साल्ट ज़्यादा हो जाएगा। अब जब वो रहे ही हाइपरटोनिक में, तो इनके अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक कैसे हुआ? तो बेसिकली ये फिशेस क्या करती हैं, अपनी बॉडी में यूरिया को रखती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में जो इंटरनल इन्वायरमेंट होगा वो कौन सा होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। मीन के साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अब हाइपरटोनिक होने की वजह क्या थी, यूरिया। अब यूरिया एज यू नो कि टॉक्सिक होता है, ठीक है, ये फिशेज के टिश्यूज को डैमेज करेगा। तो होगा क्या, ये फिशेज अपने अंदर एक केमिकल रखते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं TMAO भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फिशेज क्या करती हैं, ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर रखती हैं, जो कि यूरिया के साथ मिक्स होकर उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है, ठीक है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड क्या काम करता है। तो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। तो जब हम फ्रेश वाटर की बात करें तो उस दर हमने बात की मेरीन वाटर के अंदर कि उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उस वाटर में। जब फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो फ्रेश वाटर में साल्ट कंसंट्रेशन कम होती है, तो इस वजह से हम इस इन्वायरमेंट को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उनको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, वाटर का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं, लेकिन अवॉइड सॉल्ट लॉस, ठीक है, सॉल्ट के लॉस से बचते हैं, लेकिन वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको रिलीज़ करते हैं। तो अगर हम फ्रेश वाटर में एनिमल लाइफ की बात करें, प्रोटोजोआ की, तो इनमें क्या होगा कि जो एम्बेबा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एमीबा है, पैरामीशियम है, तो जितना भी एक्सेस वाटर होगा ये क्या होगा, वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। जिस वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। फिर ये वैक्यूल क्या करेगा, मेम्ब्रेन के पास जाएगा, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, फोर्स लगेगी और सारा पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है वो इस तरह अपनी बॉडी के अंदर से एक्सेस वाटर को लॉस करते हैं, ठीक है, रिलीज़ कर देते हैं। अगर हम बात करें अदर एनिमल्स की, फिशेस की, तो ये फिशेस उस इन्वायरमेंट में रहती हैं जहाँ पे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होगा, मीन के साल्ट कंसंट्रेशन कम होगी और वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हम इनके इंटरनल बॉडी की बात करें, इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर कंसंट्रेशन कम होगी। तो अब क्या होगा, वाटर कंटिन्यूसली इनकी बॉडी में इंटर होगा। जब वाटर इंटर होगा तो इनकी बॉडी को क्या होगा, पानी का सामना करना पड़ेगा, इनकी बॉडी फ्लड हो जाएगी, किससे, पानी से। अब जब बॉडी फ्लड होगी तो ये फिशेस क्या करेंगी, वाटर को रिलीज़ करेंगी फ्रॉम द बॉडी। जब बॉडी से पानी रिलीज़ होगा तो किस फॉर्म में होगा, यूरिन की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो डेट्स हम कहते हैं जो वो जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो क्या करेंगी, वो डाइल्यूट यूरिन को रिलीज़ करेंगी, ठीक है। डाइल्यूट यूरिन कौन सा होगा, जिसके अंदर साल्ट कम होगा लेकिन वाटर ज़्यादा होगा। अब वाटर ज़्यादा होने की मतलब ये नहीं है कि जो ये यूरिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ साल्ट जो है वो इंपॉर्टेंट साल्ट हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, साथ में रिलीज़ हो रहे हैं। तो उस साल्ट की कमी को पूरा करने के लिए ये फिशेस क्या करेंगी, गिल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू साल्ट को अपनी बॉडी में लेंगी, ठीक है। अब वो जो साल्ट होगा वो भी किसके थ्रू लेंगी, वो भी अपटेक ऑफ साल्ट, यहाँ मैं अपटेक लिख देती हूँ, अपटेक ऑफ सॉल्ट एक्टिवली, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाहर में क्या था, साल्ट कम था, बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा था। तो कम से जब चीज़ ज़्यादा की तरफ मूव करती है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। तो डेट्स वाई ये फिशेस एनर्जी खर्च करके बाहर वाले इन्वायरमेंट से जहाँ पे साल्ट कम था वहाँ से गिल्स के थ्रू और स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाती हैं और इस तरह साल्ट का लेवल मेंटेन करती हैं अपनी बॉडी के अंदर। और दूसरा ये क्या करती हैं, ये वो वाला फूड खाती हैं जिसके अंदर साल्ट हो, ये वो वाला फूड लेंगी जिसके अंदर साल्ट होता है और उस साल्ट की कमी को पूरा कर लेती हैं उस फूड के थ्रू। अच्छा, तो यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है कि फ्रेश वाटर फिशेस क्या करते हैं, डाइल्यूट यूरिन, ठीक है, रिलीज़ करेंगी, एक्सक्रीट करेंगी, जिसमें साल्ट ज़्यादा होगा, साल्ट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। इसी तरह लॉस ऑफ सॉल्ट को कंपनसेट करते हैं बाय द प्रेफरेंस ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग फूड, ठीक है। ऐसा फूड खाएंगे जिसके अंदर क्या होगा, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह क्या करेगा, साल्ट का अपटेक होगा एक्टिवली बाय द गिल्स एंड द स्किन, मीन के क्या करेंगी, ये फिशेज एनर्जी को खर्च करके साल्ट को अपटेक करेंगे बाय द गिल्स एंड द स्किन। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास
टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की हम बात करें तो इनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि इनकी बॉडी से वाटर लॉस होता है थ्रू एवोपोरेशन। तो इस वाटर लॉस से बचने के लिए ये क्या करते हैं, अपने अंदर कुछ एडॉप्टेशन लेकर आते हैं। तो वो हम एडॉप्टेशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एडॉप्टेशन आ जाती है स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन। तो स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो इनके जो बॉडी सरफेस होती है वो वाटर प्रूफ होती है। अपनी बॉडी को ऐसे बना लेते हैं, ऐसी चीज़ें कवर कर लेते हैं जो कि वाटर प्रूफ होती है, जिस वजह से वाटर का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो इस कैटेगरी में आर्थ्रोपोड्स और वर्टिब्रेट, ठीक है, ये दो ऐसे हैं जो कि टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ पे सक्सेसफुली अडॉप्टेड होते हैं, रह सकते हैं, इजीली रह सकते, सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो जो इंसेक्ट्स है इनके जो बॉडी है वो वैक्सी एग्जिस्ट, जो इनका एग्जिस्ट करते हैं वो किससे मिलकर बना होता है, वैक्स से बना होता है या क्यूटिकल से बना होता है। वैक्स और क्यूटिकल का आपको फंक्शन पता है, क्या करते हैं, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, कि वाटर के लॉस को कम करते हैं, रोकते हैं। तो इसी तरह अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट की जो बॉडी सरफेस होती है वो मल्टीलेयर्ड और डेड केरेटिनाइज स्किन केरेटिन जो प्रोटीन है उससे मिलकर बनी हुई होती हैं, और इस वजह से ये भी इस काबिल होते हैं कि ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के ऊपर रह सके, ठीक है, ड्राई कंडीशन के ऊपर, ड्राई एरिया के ऊपर रह सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम हायर मैमल्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होती है, एक एडॉप्टेशन ये है स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन किडनी की, कि इनके पास किडनी होती है जो कि क्या करती है, कंसनट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस करती है। कंसनट्रेटेड यूरिन कौन सा होगा, जिसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा। तो ये क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं बाय द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर को उस यूरिन में से क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और यूरिन जो होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आ जाती है बिहेवियर और मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन। तो जब हम मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन की बात करते हैं तो इसमें एग्जांपल आपके पास बेस्ट आ जाती है कैंगरू रैट की। तो कैंगरू रैट आपको पता है डेजर्ट मैमल होते हैं, ठीक है। तो कुछ डेजर्ट मैमल क्या करते हैं जी, बगैर पानी के ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें पानी ना भी मिले तो भी वो ज़िंदा रह सकते हैं। तो वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, वो खाते हैं ऐसे सीड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। जब आपको पता है जब कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस के दरमियान इनका मेटाबॉलिज्म होता है तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, साथ में क्या बन रहा होता है, पानी भी बन रहा होता है। अब ये पानी क्या करते हैं, ये जो पानी नहीं पी रहे, जो इनके अंदर पानी की कमी होती है, वो इस पानी के थ्रू अपनी नीड को पूरा कर लेते हैं। तो डेट से हम कहते हैं कि कैंगरू रैट क्या करेंगे, ऐसे सीड खाएंगे जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो वो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर होगी, ग्लूकोज होगी, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब उनका मेटाबॉलिज्म होगा, ब्रेकडाउन होगी, तो क्या होगा, उसके रिजल्ट में पानी भी बनेगा। तो वो पानी की कमी यहाँ से पूरी कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास एडॉप्टेशन आ जाती है न्यूट्रिशनल एडॉप्टेशन। तो न्यूट्रिशनल एडॉप्टेशन में ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, और ऐसे फूड खाते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्ट क्वांटिटी हो, मीन के जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत पानी हो, ठीक है। डेट्स वाई हम कहते हैं कि ये पानी ज़्यादा पीते हैं एनिमल सर्वाइवल के लिए। और दूसरा ये ऐसा फूड खाते हैं, मॉइस्ट फूड को ईट करते हैं, मॉइस्ट फूड खाते हैं। फोर्थ वन इज़ एनहाइड्रोबायोसिस। तो एनहाइड्रोबायोसिस, एन कहते हैं जी विदाउट, हाइड्रो मीन वाटर एंड बायोसिस, बायो मीन लाइफ, ठीक है। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो बगैर पानी के भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि ये डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को क्या करते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। द एबिलिटी टू टॉलरेट द डिहाइड्रेशन इज नोन एज इज कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास आ जाती है कैंगरू रैट की। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था तो कोशिश बहुत की है कि ईजी वर्ड में समझा सकूँ आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।